अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर के तमाम सोल्यूशन इसी प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाए। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक भी मिल जाएंगे। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी। तो पिछले पार्ट्स की तरह ये पार्ट भी प्रिज्म से रिलेटेड है। पहले मैं आपको प्रिज्म की डेफिनेशन दोबारा बताऊंगा। अगर आपको प्रिज्म की डेफिनेशन आती है आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। जिनको नहीं मालूम वो पहले प्रिज्म की डेफिनेशन समझ लें ताकि इन क्वेश्चन को समझना और भी आसान हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी से। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर हेडिंग लिखी हुई नजर आ रही है, व्हाट आर प्रिज्म्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रिज्म्स को डिफाइन कैसे किया जाता है, हम प्रिज्म्स को पहचानते कैसे हैं। अगर आपको प्रिज्म्स की डेफिनेशन आती है, क्योंकि मैं पिछले पार्ट में भी समझा चुका हूं, तो आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट सोल्यूशन देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रिज्म्स हम बेसिकली उन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को बोला करेंगे जिनमें आपको ये तीन प्रॉपर्टीज मिले। पहली चीज क्या है कि प्रिज्म हमेशा एक सॉलिड ऑब्जेक्ट हुआ करेगा विद आइडेंटिकल एंड्स, जिसके एंड्स क्या हुआ करेंगे, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा होना। सॉलिड का मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट होना जो कि थ्री डायमेंशनल हो। थ्री डायमेंशनल का मतलब जो तीन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा हो। जैसे आप देखें कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है उसमें आपको लेंथ में मिल रही होती है, ब्रेड्थ कह लें या विड्थ कह लें, ये चीज मिल रही होती है, और एक चीज हाइट मिल रही होती है। तो ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीन पैरामीटर्स हो गए। तो प्रिज्म में आपको हमेशा ये तीन पैरामीटर्स नजर आएंगे करेंगे। तो मैथ्स के अंदर सॉलिड का मतलब थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ही ज्यादातर लिया जा रहा होता है। अब आइडेंटिकल एंड्स का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए आप इन जो है ये जो फिगर्स बनी हुई है इनको देखें। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रिज्म्स बने हुए हैं। सबसे पहले जो प्रिज्म बना हुआ है इसका नाम है स्क्वायर प्रिज्म। अगर आप इस स्क्वायर प्रिज्म को नोट करें, इसका जो ये पहला वाला फेस है या आप इसको एंड भी बोल सकते हैं, जो कि येलो कलर के साथ है, जिसको मैं शेड कर रहा हूं, बिल्कुल इसी तरह का फेस, बिल्कुल इसी तरह का एंड इसका दूसरी तरफ यहां पर मौजूद है। ये दोनों फेस एक जैसे ही हैं, स्क्वायर शेप के ही हैं। तो आपको प्रिज्म के अंदर हमेशा कोई दो एंड्स या दो फेस ऐसे जरूर दिखेंगे जो कि बिल्कुल एक जैसे होंगे। इससे ज्यादा भी दिख सकते हैं लेकिन दो लाजमी दिखेंगे। तो ये जो दो एक जैसे फेसेस होते हैं इन्हीं को आइडेंटिकल एंड्स या आइडेंटिकल फेसेस भी कह रहे होते हैं। और इन दोनों फेसेस के दरमियान जो गैप होता है वही प्रिज्म की लेंथ होती है, या उसी को प्रिज्म की हम हाइट भी बोला करेंगे। अब यहाँ पर ये जो दोनों फेस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इन दोनों फेस में से आप किसी भी एक फेस को एज अ बेस कंसिडर कर सकते हैं। इन्हीं में से किसी एक का एरिया फाइंड आउट कर ले तो वो इस प्रिज्म का बेस एरिया भी कहलाएगा। और इन्हीं फेस की शेप को देखते हुए हम प्रिज्म का नाम भी रखते हैं। जैसे आप देखें इस वाले प्रिज्म में जो दोनों फेस एक जैसे हैं, जो दोनों एंड्स एक जैसे हैं, ये स्क्वायर शेप के हैं, इसलिए इस प्रिज्म का नाम भी क्या रखा गया है, स्क्वायर प्रिज्म। अगर ये ट्राइंगल की शेप के होते तो इस प्रिज्म का नाम रखा गया होता ट्राइंगुलर प्रिज्म। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगुलर प्रिज्म बना हुआ है। यहाँ पे ये स्टार्ट वाला एंड या स्टार्ट वाला फेस कह लें, और इसके बिल्कुल पीछे वाला, ये दोनों एक जैसे एंड्स हैं, दोनों आइडेंटिकल एंड्स हैं, दोनों एक जैसे फेसेस हैं। तो आप देखेंगे जो फेस था ये ट्राइंगुलर शेप का है, तो इसलिए इस प्रिज्म का नाम भी क्या रखा गया, ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो आपको प्रिज्म्स के अंदर हमेशा दो फेस ऐसे मिलेंगे जो कि एक जैसे होंगे, उन्हीं का नाम होगा आइडेंटिकल एंड। इन्हीं को हम बोला करेंगे पैरेलल आइडेंटिकल एंड। पैरेलल इसलिए बोला करेंगे कि ये बिल्कुल एक साथ नहीं जुड़े होंगे, इनके दरमियान गैप होगा जिसको हम प्रिज्म की लेंथ या हाइट बोल रहे होंगे। और इन्हीं शेप का अगर ये जो दो फेस है इनमें से किसी एक फेस का अगर आप एरिया निकालेंगे वही आपके प्रिज्म का बेस एरिया भी कहलाएगा। और इन्हीं बेस में से किसी भी आप एक बेस को देख लें, क्योंकि दोनों एक जैसी होंगी, उनकी जो शेप होगी उसी के मुताबिक आपके प्रिज्म का नाम भी रखा गया होगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो आपको क्लियर होगी। दूसरी प्रॉपर्टी बड़ी आसान है कि प्रिज्म की तमाम साइड्स जो होंगी ना वो फ्लैट होंगी। फ्लैट का मतलब प्लेन होगी। आपको प्रिज्म में कहीं पे भी कोई भी कर्व्स जो है बनी हुई नजर नहीं आएगी। आप इन सारे प्रिज्म में भी देख सकते हैं, स्क्वायर को देख लें, ट्रायंगुलर प्रिज्म को देख लें, क्यूब भी एक तरह का प्रिज्म होता है, ये पेंटागोनल प्रिज्म भी एक तरह का प्रिज्म होता है। इनमें कहीं पे भी कोई आपको कर्वेचर्स या आप कह लें कर्व्स नजर नहीं आ रही। तीसरी चीज होगी कि प्रिज्म में हमेशा क्रॉस सेक्शन मिला करेगा। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी फेस को कट करें तो जो फेस आपके सामने आएगा कट करके आपको नजर आएगा वो उसका क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। ये क्रॉस सेक्शन एक जैसा भी होता है ओवर द लेंथ, यूनिफॉर्म भी होता है यानी रेगुलर भी होता है एक जैसा, और इरेगुलर भी होता है। रेगुलर वालों को हम रेगुलर प्रिज्म बोल देते हैं, इरेगुलर वालों को हम इरेगुलर प्रिज्म बोल देते हैं। जैसे आप नोटिस करें अगर हम स्क्वायर प्रिज्म को बीच में से कट करें तो आपको इस तरह का फेस नजर आएगा। ट्रायंगुलर प्रिज्म को बीच में से कट करें तो आपको इस तरह का जो है फेस नजर आएगा अंदर से, यही इसके क्रॉस सेक्शन होंगे। क्यूब को कट करें तो आपको इस तरह का फेस नजर आएगा। पेंटागोनल प्रिज्म को अगर आप इस तरीके से कट करें तो आपको इसके अंदर से इस तरह का क्रॉस सेक्शन नजर आएगा। तो प्रिज्म में आपको हमेशा कोई ना कोई क्रॉस सेक्शन भी लाजमी मिला करेगा। तो प्रिज्म एक सॉलिड ऑब्जेक्ट हुआ करेगा जिसके कम से कम दो एंड्स या दो फेसेस आप कह लें एक जैसे आपको नजर आया करेंगे। उन्हीं दो फेसेस में से किसी एक फेस का एरिया उसका बेस एरिया कहलाएगा, और उन्हीं फेस में से
जो है कोई भी अगर आप फेस देख लें वो जिस शेप का होगा उसी पे उस प्रिज्म का नाम भी रखा गया होगा। उन्हीं दो फेस के दरमियान जो गैप होगा वही प्रिज्म की लेंथ या हाइट भी होंगी। प्रिज्म की तमाम जो साइड्स होंगी वो फ्लैट होंगी, कर्व्स नजर नहीं आएंगी और प्रिज्म में क्रॉस सेक्शन होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज आपको जिस भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में मिल रही होंगी आप उसी को क्या बोला करेंगे, प्रिज्म। तो उम्मीद है आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। अब चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर सी की तरफ। तो देखें अब आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 की ऊपर स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे पार्ट नंबर सी में जो फिगर गिवन है जो कि क्यूबॉइड है वो भी बनी हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करें तो यहां पे लिखा हुआ है बाय फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द बेस। वो आपको कह रहे हैं कि आपने इस फिगर में पहले बेस को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद फाइंड द वॉल्यूम, आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करके दिखाना है ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म्स इन प्रिज्म्स का, यानी सारे के सारे प्रिज्म्स हैं, आपने इनकी बेस को आइडेंटिफाई करने के बाद इनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का मतलब इनकी कैपेसिटी निकालनी है, किसी चीज की कंटेनिंग पावर ही उसका एक तरह का वॉल्यूम होता है। तो अब याद रखें कि ये जो आपके पास शेप बनी हुई है इसको आप प्रिज्म भी बोलते हैं और क्यूबॉइड भी बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड एक ऐसा 3 डायमेंशनल आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, फिगर होता है जिसका हर फेस रेक्टेंगल शेप का होता है। जैसे आप देख लें इसका ये वाला फेस देख लें, ये भी रेक्टेंगल शेप का है, ये वाला देख लें, ये भी रेक्टेंगल का शेप का है, सामने वाला पीछे वाला देख लें वो भी रेक्टेंगल शेप का है। तो ऐसे को हम क्यूबॉइड बोलते हैं और क्यूबॉइड भी एक तरह का प्रिज्म ही होता है। इसको आप प्रिज्म भी कहेंगे क्योंकि इसके तमाम फेसेस फ्लैट हैं, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है। इसमें भी आपको मैं बताऊंगा अभी कि दो फेस एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। तो ये सारी खूबियां भी प्रिज्म की भी इसमें पाई जाती हैं। अब यहां पर जब आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे आपके पास दो मेथड हैं। एक मेथड तो यह है कि आपके पास क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट मौजूद है। तो जब भी आपके पास कोई शेप क्यूबॉइड वाली आ जाए तो आप लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ टाइम्स हाइट करके भी उसका वॉल्यूम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप लेंथ किसको बोलेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल जिस तरह ये आपको प्रिज्म नजर आ रहा है, आप इसमें लेंथ 14 सेंटीमीटर को कह सकते हैं, ब्रेड्थ 8 को कह सकते हैं और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको एज अ हाइट भी कह सकते हैं। अगर प्रिज्म को डिफरेंट तरीके से रखा गया हो, ओरिएंट किया गया हो, तो फिर आप इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट चेंज भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इन तीनों में से कोई भी आगे पीछे भी लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपके वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड ये है जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है, वो है वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म के फॉर्मूले की मदद से इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म का फॉर्मूला बता दूं जो आपको आना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी प्रिज्म आ जाए, क्यूबॉइड के अलावा भी कोई भी प्रिज्म आ सकता है, तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म हम किस तरह निकालते हैं किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम, कि हम सबसे पहले बेस एरिया निकालते हैं उस प्रिज्म का और उस बेस एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी प्रिज्म की हाइट से, या कभी कभार हम इस हाइट की जगह पर लेंथ का वर्ड भी यूज कर रहे होते हैं, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं आपको प्रिज्म की डेफिनेशन में ऊपर बता चुका हूं कि प्रिज्म का बेस एरिया क्या होता है। आपने बेसिकली प्रिज्म में पहले दो फेसेस ऐसे ढूंढने हैं जो कि एक जैसे हों और वो बिल्कुल साथ ना जुड़े हो, उनके दरमियान गैप हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस फेस की बात करें जो मैं अब शेड कर रहा हूं, बिल्कुल इसी तरह का फेस इस प्रिज्म के दूसरी तरफ भी मौजूद होगा। अगर मैं आपको इमेजिनरी लाइंस की मदद से बनाकर दिखा दूं तो कुछ इस तरह का सिनेरियो होगा। तो ये देखें, ये मैंने बना लिया। तो जैसा फेस ये स्टार्ट में है ना, वैसे ही फेस इसके बैक पे भी होगा। तो ये दोनों आइडेंटिकल फेसेस हैं। इन्हीं आइडेंटिकल फेस को आप एज अ बेस कंसीडर कर रहे होते हैं। इन्हीं में से किसी एक का एरिया जो होता है वो प्रिज्म का बेस एरिया कहला रहा होता है। अब कैसे निकालेंगे? आप इनमें से किसी भी एक फेस का बेस एरिया निकाल लें तो ऑटोमेटिकली आपको इस पूरे प्रिज्म का बेस एरिया पता चल जाएगा। अब मैंने इनको क्यों कहा एक जैसा? क्योंकि देखिए अगर यहां पर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। ये वाली लेंथ यहां से लेके यहां तक ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। अगर ये यहां से लेके यहां तक 20 है तो ये भी कितनी होगी? यहां से लेके यहां तक ये भी होगी 20। तो जैसा फेस सामने है जिन डायमेंशन के साथ, वैसे ही उसके दूसरी तरफ है। और इन दोनों फेसेस के दरमियान जो गैप होता है ये 14 सेंटीमीटर का, ये आपके प्रिज्म की हाइट या प्रिज्म की लेंथ कहलाती है। तो पहले हम एरिया निकाल लें, यानी इनमें से किसी भी एक फेस का एरिया निकाल लें, वो इसका बेस एरिया होगा। तो आप देखें कि ये जो फेस है ये कौन सी शेप में है? ये रेक्टेंगल की शेप में है। तो अगर इसका एरिया निकालेंगे तो वो भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल की मदद से, यानी रेक्टेंगल के एरिया के फॉर्मूले से निकालेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ। तो लेंथ बोल लें आप इस सबसे बड़ी वाली लेंथ को जो कि 20 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ बोल लें इसके अलावा जो यहाँ पे 8 लिखी हुई है इसको। तो 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर करेंगे तो आपको इस प्रिज्म की इस बेस का एरिया पता चल जाएगा, यानी इस रेक्टेंगल का एरिया पता चल जाएगा। तो आप बेस एरिया की जगह पर जस्ट लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर। मैंने यहां पर डायरेक्ट ही लिख दिया, आप लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ करके बाद में वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। तो किसी भी एक फेस का, जिसको आपने दो फेस में जो एक जैसे होंगे उनमें से किसी भी एक फेस का आपने एरिया निकाल लेना होता है, वही आपका बेस एरिया होता है। अब अगर वो फेस रेक्टेंगल शेप का होगा तो आपने रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज करना है, ट्राइंगल शेप का होगा तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज करना है। आगे आपने हाइट से इसको मल्टीप्लाई करना है या लेंथ को। हाइट या लेंथ प्रिज्म की क्या होगी कि जो दो फेस आपने एक जैसे माने होंगे उनके दरमियान का गैप। तो हमने ये स्टार्ट वाला और ये एंड वाला फेस का एक जैसा
जैसा है जो कि दिख भी रहा है, तो इनके दरमियान गैप कितने का है 14 सेंटीमीटर का। तो आप हाइट की जगह पे क्या लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। अब जस्ट आपने क्या कर देना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इन तीनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर दें, 20 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे 160 आएगा, और 160 को आगे लिखे 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2240। तो इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ रही है, ये वॉल्यूम है, क्यूब्स में होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर्स गिवन है तो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आपने अपने गिवन प्रिज्म का वॉल्यूम निकाल लिया। अब ये तो था इसका एक मेथड नंबर 1 जिसमें आपने बेस पहचानी और उसकी मदद से जो है आपने उसका वॉल्यूम निकाल लिया। और याद रखिएगा आपने बेस क्या पहचानी है, आपने बेस पहचानी है इसकी रेक्टेंगुलर। तो आप यहां पे लिख भी सकते हैं कि द बेस, ये मैं ऊपर लिख देता, मैंने यहां पे बोल दिया लेकिन लिख यहां पे रहा हूं, तो बेस ऑफ गिवन प्रिज्म इज रेक्टेंगुलर। ये भी आप मेंशन कर दीजिएगा क्योंकि हमने ये चीज जो है आप कह लें पहले लिखनी होती है तो उसके बाद हम उसका सोल्यूशन कर देते हैं। मैंने बोल दी है, लिख नीचे दी है, ना भी लिखेंगे तो जस्ट यहाँ पर आप ये कैलकुलेशन भी कर देंगे, वो भी मोर देन इनफ हो जाएगा। तो ये तो हमारा आंसर आ गया। अब इसका ये मेथड नंबर 2, क्योंकि ये क्यूबॉइड भी है, ये भी प्रिज्म भी होता है, इसको आप क्यूबॉइड भी कहते हैं, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी मौजूद है, लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ टाइम्स हाइट। तो वो भी आप कर सकते हैं। लेंथ आप कह लें यहाँ पर 14 सेंटीमीटर को फॉर एग्जाम्पल, और ब्रेड्थ कह लें, ब्रेड्थ को हम उर्दू में चौड़ाई भी बोल रहे होते हैं, तो चौड़ाई आप कह लें इसकी 8 सेंटीमीटर है, इधर आप लिख लें 8 सेंटीमीटर। और हाइट कहते हैं वर्टिकल लेंथ को, जैसे ये ऊपर से लेके नीचे तक 20 है तो आप यहाँ पे लिख लें 20 सेंटीमीटर। तो तब भी आप देखेंगे तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, अभी बता चुका हूं, तो तब भी इनका आंसर क्या आएगा 2240 सेंटीमीटर क्यूब। तो चाहे आप इस मेथड से करें, इससे करें, आंसर सेम आएगा, लेकिन आपको ये वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म वाला मेथड आना चाहिए क्योंकि आगे यही यूज होगा। वो अलग बात है कि अगर कोई क्यूबॉइड आ जाए आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी उसका वॉल्यूम निकाल लिया करेंगे। आगे आप लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को ओरिएंटेशन के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारा सी पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियोस में आपको बताने वाला हूं। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी सॉल्यूशंस के साथ।